हैं आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का पोर्शन, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे बच्चा जेई एंड नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको सिखा देता हूँ। ये किसी के पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। तो देखो जैसे आप क्लास में इंटर करते हो, स्विच को ऑन करते हो, लाइट क्या करता है? ग्लो करना स्टार्ट करता है। ये एनर्जी आती कहां से? ये लाइट एनर्जी क्यों आई, कहां से आई हो बेटा? तो जो पावर प्लांट होता है यानी पावर हाउस होता है, तो वहां से क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब वहां पे मोटर लगा होता है, मोटर रोटेट करता और मोटर में एक मैग्नेट लगा होता, तो वहां से एनर्जी प्रोड्यूस कराई जाती है। तो एनर्जी इलेक्ट्रिक की फॉर्म में यहां तक आती है। जब स्विच को ऑन करते हो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इन टर्म ऑफ लाइट एनर्जी यानी विजिबल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे दूसरा एग्जांपल, कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हो तो वहां पे जो बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पाथ में जाता है। अब उस इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं गेट लगा करके। जैसे आप पढ़ोगे गेट, लॉजिक गेट, जैसे और गेट होता है, एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है, तो ये गेट भी आप समझोगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स होते हैं, तो सबको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसी का एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फंडामेंटल जो चार्ज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब होता है रेस्ट, यानी इन विच ब्रांच चार्ज पार्टिकल आर इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन इसका डिटेल में थोड़े टाइम में सिखाने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले कुछ और इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। सबसे पहला बात हमारे सामने ये आएगा, व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? पूरा खेल चार्ज पे ही टिका हुआ, राइट। तो देखो पहला हम लोग बात करेंगे व्हाट इज चार्ज। क्या लिखेंगे बेटा? व्हाट इज चार्ज। ये मेरा क्वेश्चन ही है, व्हाट इज चार्ज। क्लास 10th में आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसके बारे में लिखा। टीचर आपको सिखाते कि एक चार्ज होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज देयर आर टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलते थे, बट डिटेल हम लोगों ने नहीं सीखा था, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था। तो सारा मजा लेना हम लोग को क्लास 12th में डिटेल सीखना होता है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो चार्ज एक्चुअल में क्या होता है? एक प्रॉपर्टीज होता है मैटर का, जो प्रोड्यूस करती है या एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या फील करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना यानी इफेक्ट को हम लोग देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, चेंजेस को देखते हैं, उसी को बोलते हैं चार्ज। नहीं समझा? लिख के बताता हूं। देखो चार्ज इज द, ऐसा लिखो, चार्ज इज द प्रॉपर्टी associated with matter। ऐसा हम लोगों ने लिखा। इट्स प्रोड्यूस, क्या लिखा? इट्स प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस, ऐसा लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। देखो मैंने शॉर्ट में ऐसा लिख दिया। देखो मेरी इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है, बट मैं आपको समझाता हूँ, डिटेल समझाता हूँ। देखो मैंने ये लिखा, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। एसोसिएटेड विद मैटर इट्स प्रोड्यूस, क्या चीज बोले? इट्स प्रोड्यूस एंड, या ऐसे भी लिख सकते हो व्हिच प्रोड्यूस, ऐसा भी लिखा जा सकता, नो डाउट। व्हिच प्रोड्यूस, क्या चीज? Produce and experience electric and magnetic effect is called charge। क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज बोलते हैं। क्लियर है ना? तो चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which produce electric and magnetic phenomena, magnetic effect, उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। ये आप नोट करके रखना। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर इट्स प्रोड्यूस या which produce and experience electric and magnetic phenomena। ओके। अब दूसरी बात ये आती है,
ये जो चार्ज होते हैं कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? आपको पता होगा, केमिस्ट्री वाले टीचर आपको सिखाते हैं कि एक एटम होता है, उस एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते, रिवॉल्व करते इन सर्कुलर पाथ में। तो हमें तो न्यूक्लियस पे जाना नहीं, मुझे चार्ज पे जाना है, राइट। तो जो चार्ज होता है वो कहाँ से आता है? तो सबसे पहले ये बात समझना कि जो एटम्स होते हैं, क्या बात करेंगे हम लोग, एटम्स। तो एटम ऑलवेज क्या होता है, न्यूट्रल। ये चीज आप गांठ बांध के रख लीजिएगा कि एटम ऑलवेज न्यूट्रल होते हैं। अब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। व्हाट इज न्यूट्रल बॉडी? तो आप बोलोगे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जितना पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा एट द टाइम उतना ही नेगेटिव जो चार्ज है वो भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। मतलब न्यूट्रल का मतलब ये हो गया, आप समझो जैसे सपोज है न्यूट्रल, हमने ये मान लिया एक बॉडी हमारे पास, क्या बेटा, बॉडी। तो इस बॉडी पे जो चार्ज है जो भी है, क्यों है मैं मान ले रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। तो देखो जितने टाइम पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, और उसी टाइम पे उतना ही हमारे पास होगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे एक चीज ये समझना, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज को -2 लिखते हैं, लेकिन -2 मैं नहीं लिखूंगा अभी के लिए, अभी मैं लिखूंगा माइनस इलेक्ट्रॉन शो करूंगा और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोटॉन। तो ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, न्यूमेरिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो न्यूट्रल बॉडी मतलब यही होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे एट द टाइम, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। और एटम ऑलवेज न्यूट्रल होता है। आपको पता है ना, हम लोग क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं, सेल होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखाते हैं K-L-M-N के फॉर्म में, राइट। तो ये चीज समझो। अब सोचो जरा, अगर हम मानते हैं कि इसका जो मास है, मास को कितना मान लिया, कैपिटल M, ये जो अपना न्यूट्रल बॉडी है यानी एटम है, एटम का मास हमने कितना मान लिया, कैपिटल है। अब सोचो जरा, अगर यहाँ से हम कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, या हम बोल सकते हैं इसको कुछ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दे दिए, पॉजिटिव चार्ज दे दिया हमने, तो जब इसको पॉजिटिव चार्ज आप दोगे तो सोचो जरा, ये पॉजिटिव चार्ज मिलते ही कैसा दिखेगा आपको, ये ऐसा, ये सामने। और इसको नेगेटिव चार्ज मिलते ही ये बॉडी आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये माइनस। ध्यान से सुनना, मेरी बात समझना अच्छे से, माइनस और इसको क्या दिखा दिया, प्लस। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन दिया गया, उसका मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन दिया गया, या उल्टा बोल सकते हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया और यहाँ पे प्रोटॉन को निकाल लिया गया। तो ये चीज पॉजिटिव दिखने लगी और ये चीज निगेटिव दिखने लगी, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज था। सोचो जरा, अगर मान लीजिए 1 + 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव को निकाल दिया तो मेजॉरिटी किसकी दिख रही है, हमारी निगेटिव की दिख रही है, तो इसको निगेटिव दिखा देंगे। अगर यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेटिव को निकाल लिया तो मेजॉरिटी हमारी पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो पॉजिटिव दिखा दी। लेकिन मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पड़ता है बेटा, क्योंकि आपने लिखा है एसोसिएटेड विद मैटर, इसका मतलब मास पे भी डिपेंड करता है क्या, चार्ज। तो देखो जब हम यहाँ से मास निकाल लेते हैं तो मान लीजिए इसका मास m' हो गया, तो m' इससे कम हो गया, ज्यादा होगा, आप लोग बोलोगे बेटा कम होगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो यहाँ पे ये मास लिखोगे लेस देन m, यहाँ पे इसका मान लो m" मान लो, तो m" क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे, इससे, ये मेन ये होगा ना कंपैरिजन वाला मास, तो इससे कम हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको नोट करके रखना, समझ करके रखना, क्लियर है। तो दो चीजें हमने बात किया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज एक प्रॉपर्टीज होता है जो एक्सपीरियंस करता है, किसकी, मैटर का एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। दूसरी बात हमने बात किया कि जो न्यूट्रल बॉडी होता है, न्यूट्रल बॉडी मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तीसरी बात हमने ये बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेते हैं या इलेक्ट्रॉन रख देते हैं उस पे, तो उसका मास पे क्या फर्क पड़ेगा, मास पे इस तरह से फर्क पड़ेगा। अब दूसरी चीज ये हमें समझ में आई कि दो तरह के मुझे मिल गया, एक पॉजिटिव मिला, दूसरा क्या मिला, नेगेटिव मिला। तो ये जो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमारा एक बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो बॉडी है उस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, एक ऐसा टेबल पे रखा, तो आप मुझे बताओ इनके बिटवीन क्या होगा, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। ये इसको इधर धक्का दे देगा और इसको ये इधर धक्का देगा, यानी ये रिपेल करेगा। तो लाइक चार्ज होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज के बीच क्या होता है, रिपेल होता है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो उनके बीच
क्या होता है, रिपल्सन होता है। इस चीज को याद रखना। अब सोचो जरा, अगर हमारा जो दूसरा चार्ज है ये हमारा पॉजिटिव और दूसरा हमारा बेटा निगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात आपको समझ के रखना। क्लियर है ना। तो दो चीजें हमने बात किया कि अगर फोर्स बिटवीन लाइक चार्ज, तो लाइक चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, और फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस अट्रैक्शन होता है। एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने सीखा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं, और इलेक्ट्रिकल फोर्स में भी अट्रैक्टिव में भी रिपल्सिव, कुछ भी हो सकते हैं। वो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज, उस पे नेचर पे डिपेंड करते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको लर्न करके रखना है। तीसरी बात हम लोग ये बात करते हैं कि यूनिट ऑफ चार्ज का, देखो हम एक सिस्टमेटिक वे से आपको सिखाते जा रहे हैं, जितनी नीडेड पॉइंट होती सब मैं बता रहा हूँ। तो आज का लेक्चर से बेसिक होगा, जो हमारे आगे चल के काम आने वाला है। बेसिक ही हमारा एक बेस बनता है, बेस मतलब फाउंडेशन बन जाती है। तो बेस नहीं क्लियर होता तो चैप्टर में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। तो बेसिक लेक्चर अटेंड करना वेरी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ओके, तो ये चीज समझ में आया। हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, क्या लिखा हमने, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो देखो एसआई यूनिट, यहां पे मैं एडजस्ट कर रहा हूं, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। क्या होता है बेटा, कूलॉम, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। अब देखो कूलॉम एक्चुअली क्या होता है, अगर आप धीरे धीरे समझते जाओगे बात को, तो एम्पियर इंटू सेकेंड जो होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, इसी को बोलते हैं हम लोग 1 कूलॉम। क्या बोलते हैं बेटा, 1 कूलॉम। तो ये चीज याद रखें, एम्पियर इंटू सेकेंड इज कॉल्ड कूलॉम। अब इसके और भी डिफरेंट यूनिट होते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन करते होंगे 10th में, हालांकि किया होगा आपने, मिली कूलॉम भी होता है, माइक्रो कूलॉम होता है। तो मिली कूलॉम अगर होगा तो मिली सी एमसी लिखा जाएगा, तो मिली मतलब होता है 10⁻³ कूलॉम। अगर माइक्रो कूलॉम आ जाता है इन केस 1 मिली कूलॉम, 1 माइक्रो कूलॉम, तो 10⁻6 कूलॉम। ये तो आप लिखोगे, ये सब एसआई यूनिट है। क्या है, एसआई यूनिट। लेकिन इसका सीजीबी यूनिट हम लोग को क्लास 12th में नीड पड़ती है। आपको 10th में तो बात ही नहीं किया टीचर, दूर तक आपको नहीं सुनाया, लेकिन क्लास 12th में हम लोग सीखेंगे कि सीजीस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। तो देखो जो सीजीस यूनिट ऑफ चार्ज होता है उसको लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देखो इन ईएसयू, यानी पहले हम ये लिखेंगे सीजीएस सिस्टम। तो देखो सीजीएस सिस्टम में पहला हम लोग बात करेंगे इन ईएसयू। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज इज, ये याद रखना है बेटा, स्टेट कूलॉम। क्या होता है, स्टेट कूलॉम। एंड दूसरा हम ये लिख दे रहे हैं इन EMU ऑफ चार्ज इज एब्सोल्यूट कूलॉम। क्या लिखा हम लोगों ने, एब्सोल्यूट कूलॉम। बात नहीं समझ में आया मुझे बता। देखो ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलॉम, एंड इन EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज इज एब्सोल्यूट कूलॉम। क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट कूलॉम बोलते हैं। रिलेशन क्या होता है, यहाँ हमें रिलेशन की ही बातें करनी है, क्योंकि एब्सोल्यूट कूलॉम में दिया होगा, मुझे कूलॉम में नीड है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक डेटा देता हूं, ध्यान से समझ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलॉम। क्या लिखेंगे बेटा, स्टेट कूलॉम, या इसी को लिख सकते हैं 1/10 एब्सोल्यूट कूलॉम, एब्सोल्यूट कूलॉम। ये चीज याद रखना, ध्यान से सुना। क्या लिखा बेटा, हमने ये लिखा 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम, या उसी को बोल सकते हो 1 कूलॉम इज इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलॉम। अब क्वेश्चन अगर आता है कि 1 एब्सोल्यूट कूलॉम दिया, मुझे कूलॉम में नीड है, तो क्या करेंगे बोलो,
10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 एब्सोल्यूट कूलम्ब इक्वल टू क्या होना, 10 कूलम्ब। आप ऐसे भी देख सकते हो 1 ABC, देखो इसको ABC लिख देता हूं, चलेगा ना अंडरस्टैंड के लिए, ABC। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू कितना आएगा, 10 कूलम्ब। यस और नो, एस। तो ऐसे भी कर सकते हो 1 ABC इज इक्वल टू 10 कूलम्ब के इक्वल होता है। ये चीज याद रखिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डिटेल समझोगे तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। दूसरी और एक यूनिट लोगों ने यूज किया, लोग करते आ रहे हैं, फैराडे। क्या बोलते हैं, फैराडे। तो देखो फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 फैराडे इक्वल टू, तो 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है बेटा 1 मोल ऑफ फंडामेंटल ऑफ चार्ज। तो देखो 1 मोल, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे अवोगाद्रोज नंबर। अवोगाद्रोज नंबर क्या होता है बेटा, 6.023 into 10⁻23। और कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फंडामेंटल ऑफ चार्ज, तो फंडामेंटल ऑफ चार्ज सिंगल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल ऑफ चार्ज। सिंगल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल ऑफ चार्ज। एक अकेले इलेक्ट्रॉन को लोगों ने क्या बोला, फंडामेंटल ऑफ चार्ज। तो फंडामेंटल ऑफ चार्ज हम लोग ये लिखेंगे बेटा 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्लास 10 में सीखा था, इसलिए मैं नहीं सिखाया। अगर नीड है तो मैं सिखा देता हूं। तो फंडामेंटल ऑफ चार्ज इतना, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा 96,500 कूलम्ब। तो ये डेटा आपको लर्न होना चाहिए। यस करोगे, मुझे बिलीव आप करोगे, क्योंकि 12th का स्टार्ट कर दिया हूं मैं, पूरा डिटेल आपको सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा बेटा। बोर्ड्स एज वेल एज नीट एंड जेई सारा चीजें मैं सिखाऊंगा। अगर आपको कुछ और नीड पड़ेगी तो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट जरूर करिए, उसका वीडियो मैं अपलोड 100% करूंगा, ठीक है ना। बट आप पढ़ाई करिए ओनली। तो देखो अगर नहीं लर्न है तो आप ये लिख लेना बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर हम बात करते हैं बेटा चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को प्लस लिखते हैं हम लोग सिंबल में, तो +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर हम लोग बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है बेटा 9.1 into 10⁻31 kg। एंड मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है बेटा 1.67 into 10⁻27 kg। ये चीज याद रखना है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने दे दिया, क्योंकि आपको ये याद करके रखना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता, मास ऑफ प्रोटॉन ये होता। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, नॉर्मल क्वेश्चन, व्हिच इज ग्रेटर, कौन भारी है आपको दिख रहा, जिसपे पावर नेगेटिव में कम होता वो भारी होता है, जिसमें नेगेटिव में पावर ज्यादा होते वो कम होता, लेस होता है। तो अगर आप कैलकुलेट कर लीजिए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है या मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम्स ऑफ किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का आएगा। मतलब ये बोला कि जो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज याद रखना, रिलेशन भी मैंने दे दिया आपको कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, बोलो 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज याद रखिएगा, आपके नॉलेज के लिए। अब दूसरी बात और हम इसके बात करते हैं चार्जेस, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे आपको पता होगा चार्ज इज ट्रांसफरेबल, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो लिखेंगे हम दूसरी बात, चार्ज इज, क्या लिखेंगे बेटा, चार्ज इज, यहां लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। कलर में चेंज करता हूं, तो यहां पे ये लिखोगे चार्ज इज। अब इज में हम पहले ये लिखेंगे ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इज या इट से स्टार्ट करो, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड अदर बॉडी। चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो दुनिया में कोई भी बंदा चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ओनली एंड ओनली ट्रांसफर कर सकता फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आगे चल के इसका प्रॉपर्टी बोल दोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है, राइट। तो पहली बात ये बोल। दूसरी बात
चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, यानी एसोसिएटेड विद मास। तो दूसरी बात हम लिखेंगे एसोसिएटेड विद मास, ये हमने लिखा। इसका मतलब क्या है, ये विद है, ओके। तो हमने लिखा चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, व्हाई मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ये लिख सकते हो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, व्हाई मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लेकिन कई बुकों ने बोला इट्स नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है ऐसा कहना, बट हम लिखते हैं ऐसा कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो जो चार्ज डिफाइन है वो मास के बगैर डिफाइन भी नहीं है, यानी चार्ज कैन नॉट डिफाइन विदाउट मास, वो डिफाइन ही नहीं है। तो चार्ज की बात हम करेंगे, इसका मतलब मास की बात हम लोग कर रहे हैं। एसोसिएट मतलब क्या होता है, उसके बगैर एग्जिस्ट नहीं करेगा, साथ साथ रहना चाहिए, राइट। तो ये दूसरी बात है हमने लिखा। तीसरी बात ये लिखना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या लिखोगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या लिखेंगे, चार्ज कैन क्या लिखेंगे बेटा, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी क्या चीज डिस्ट्रॉयड, ये हमने लिखा। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये चीज याद रखना क्योंकि चार्ज कंजर्व होते हैं। इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, ये चीज याद रखना। फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें, चार्ज इज इनवेरिएंट, किससे, स्पीड से, स्पीड से इसको फर्क नहीं पड़ता। तो चार्ज इज इनवेरिएंट, तो इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता। तो ये 4 पॉइंट लिख सकते हो, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिख दिया। ट्रांसफरेबल होना चाहिए, एसोसिएटेड विद मास होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, फिर इनवेरिएंट होता है। क्या होता है बेटा, इनवेरिएंट का मतलब डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, मास जो है स्पीड पे डिपेंड करता है। आप काफी तेज चला दीजिए तो उसका मास बढ़ जाता है बेटा, लेकिन चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने लिखा इनवेरिएंट। तो आप इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं बेटा, चार्ज ऑन बॉडी। क्या बात करेंगे, चार्ज ऑन बॉडी। तो इसको नोट करने के बाद लिखोगे चार्ज ऑन बॉडी, ये नोट कर लो पहले। तो हम लोग बात करेंगे चार्ज ऑन बॉडी। देखो नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे चार्ज ऑन बॉडी। देखो हम प्रॉपर सारी चीजें समझा दे रहे हैं, जितना नीड है सारी चीजें मैं हेडिंग पक्का सिखाऊंगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे चार्ज ऑन बॉडी। क्या लिखेंगे बेटा, चार्ज ऑन बॉडी। तो देखो चार्ज ऑन बॉडी से पहले एक पॉइंट और मैं आपको समझाता हूं, चार्ज इज प्रोड्यूस। एक और हेडिंग समझा दे रहा हूं पहले, तो इसके बाद हम यहां आते हैं। ये लिख लो पहले, चार्ज इज क्या चीज, प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड रेडिएशन। अरे भाई ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड रेडिएशन। तुमने ये लिखा चार्ज इज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड रेडिएशन। लेकिन कंडीशन इसके लिए क्या कंडीशन है, ये समझते हैं हम लोग। देखो बेटा, अगर ये चार्ज है, क्या चार्ज बॉडी है, जो भी चार्ज है प्लस माइनस जो भी है मैटर नहीं करता, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इस चार्ज की जो स्पीड है, ये वेलोसिटी है, स्पीड मान लीजिए क्या बेटा, 0, वेलोसिटी क्या मान लिया हमने, 0 मान लिया। तो ये ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा, तो ये ओनली करेगा। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल अपना मोशन करता, ये चार्ज पार्टिकल क्या है बेटा, बी है, और इसकी जो बी है मैंने लिख दिया कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो ई एंड बी बोथ। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल मोशन है,
मोशन में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा, आगे बढ़ रहा बेटा, तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आसपास क्रिएट करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक बोलते हैं इसको, राइट। अगर चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। तो अभी हम बताएंगे इसमें पढ़ना क्या है सारी चीजें। तीसरी बात ये होती है, अगर ये चार्ज पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट ना हो, मतलब हमने ये लिखा इसकी जो स्पीड है, स्पीड ना लिख के बी ही लिखता हूं, डज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं। तो अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो भाई साहब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड रेडिएशन सब प्रोड्यूस करता है, और ये सब 12th में पढ़ना होता है, ये भी याद रखना, रेडी रहना, बी एनर्जी के साथ। तो देखो हमने क्या लिखा, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, अगर मोशन में अभी द कांस्टेंट स्पीड तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। तीसरी बात हमने बोला, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं यानी वेरिएबल है, और वेरिएबल स्पीड को आप बोलते हो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हम लोग ये बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो क्या करता है, जब एक्सेलरेट हो जाता है चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और रेडिएशन सब प्रोड्यूस कर देता है। समझा ना? इसी को आगे चल के चैप्टर का नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल आ गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन आ गए, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। ओके, तो देखो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या हम लोग को पढ़ना होता है? एक तो हम लोग यही बात किया कि सर मुझे चार्ज पढ़ा दो। दूसरी बात हमने बात ये कर लिया कि क्या पढ़ना हम लोग को, कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे बेटा? कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल पढ़ना है। फिर हम लोग बात करेंगे बेटा एक और समझोगे, गॉस लॉ। क्या पढ़ेंगे? गॉस लॉ पढ़ेंगे। कैपेसिटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटर। तो ऐसे डिफरेंट टॉपिक हम लोग को कब पढ़ना होता है? जब चार्ज पार्टिकल आर रेस्ट में होता, जब वो रेस्ट में होता तो ये सारी टॉपिक हम लोग को सीखना होता है। चार्ज क्या होता है, कूलॉम्स लॉ, पोटेंशियल, गॉस लॉ होता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ना पड़ेगा आपको, कैपेसिटर पढ़ना होगा रेस्ट में मान करके। लेकिन जब ये मोशन में आता है अपना चार्ज पार्टिकल तो आपको एक तो पढ़ना पड़ता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आप ये पढ़ते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड या ऐसे डायरेक्ट ले लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। एक तो ये पढ़ोगे। फिर इसी में हम लोग को पढ़ना होता है मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म पढ़ना होता। फिर EMI पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर इसी में हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ऐसे बहुत सारा टॉपिक हम लोग को इसमें समझना होता है जब चार्ज पार्टिकल मोशन में रहता है। बाकी इसमें एक ही चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ऐसे डिफरेंट चीजें हम लोग को पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या चीज ये समझ में आ गया ना? इसके बाद हम लोग का रीडिंग क्या था? चार्ज ऑन बॉडी। क्या लिखेंगे? चार्ज ऑन बॉडी। तो चलिए देखते हैं, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पढ़ना तो ये पूरा मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया कि पढ़ना क्या है आपको 12th में चार्ज के बारे में। ये सारी चीजें आपको स्टडी करना अच्छे से, ठीक है ना? डन? यस। तो बेटा नेक्स्ट रीडिंग लिखोगे आप लोग चार्ज ऑन बॉडी। चार्ज ऑन बॉडी, ये देखो बॉडी या ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स कुछ भी आप लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। वो तो आप में, मैं भी बॉडी हूं, मैं भी तो चार्ज ही हूं यार, राइट कि नहीं? यस सर, आप तो जानते ही हो कि कोई भी मटेरियल होता, कोई भी मटेरियल्स क्या बात करें, तीन तरह की बात करते हैं हम लोग, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। एक तो बात करते हैं सुपर कंडक्टर, तो सुपर की बात तो हम नहीं करेंगे, तो यहाँ कंडक्टर, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर, वो मैं आपको सिखाता हूँ, उसका टेंशन ना लो। तो चार्ज एंड बॉडी, तो जैसे लाइक ये आपका कंडक्टिंग बॉडी है, क्या कंडक्टिंग बॉडी है। तो देखो जब आप इस पे चार्ज दोगे, सपोज दैट आपने 2 चार्ज दिया, 3 चार्ज दिया, तो जब कंडक्टिंग बॉडी को आप चार्ज देते हो और एक प्रॉपर शेप का है, देखो चार्ज पास में रुकेगा क्या? आपको लगता है नहीं रुकेगा, लड़ाई हो जाएगी आपस में, क्योंकि आपको मैंने सिखाया कि जो लाइक चार्ज होते हैं उनके बीच रिपल्सन होता है, तो नहीं रहने देगा। तो क्या करता है, इतनी फास्ट इसको फेंकता है, मतलब रीअरेंज, एक मैक्सिमम डिस्टेंस तो उसको अरेंज कर देता, फेंक देता कि मेरे और आपके बीच की पॉसिबल डिस्टेंस इतनी ही रहनी चाहिए।
तो देखो इसमें ये नहीं डिपेंड करता कि भाई साहब ये ऐसे भाग के आएंगे, ऐसे आएंगे, कैसे जाएंगे, ऐसे भी आकर के अरेंज हो सकते हैं। तो यही चार्ज है हमारा, एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऐसे में पूरा दिखा दिया और मार करके। तो ऐसे चार्ज इस पे स्प्रेड आउट हो जाता है ओवर सरफेस, पूरे सरफेस पे चार्ज अपना स्प्रेड फैल जाता है इक्वली डिस्टेंस पे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्राउड रहेगा, ये यूनिफॉर्म हम लोग इसको बोलते हैं बेटा, तो याद रखना ये। तो जब चार्ज ऑन बॉडी पे बात करेंगे, कंडक्टर होगा तो कंडक्टर पे क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा ओवर अ सरफेस, एक चीज याद रखना। लेकिन अगर इसका शेप कुछ ऐसा है, देखो ये मान लेता हूँ कुछ शेप ऐसा मान लिया, ऐसा भी आप देखा होगा बहुत सारे बुक में दिखाया गया होगा, देखो ऐसा, ये स्टैंड है, इंसुलेटिंग है, ये स्टैंड हमने मान लिया समझाने के लिए, बाकी कोई मतलब नहीं है, ये स्टैंड है। अब देखो जब हम इसको चार्ज देंगे ना बेटा, तो इस पे देखोगे यहाँ पे चार्ज की जो क्वांटिटी है कुछ कम रहेगी, ये देखो ऐसे ऐसे कुछ कम रहेगी। लेकिन जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्राउड रहेगी चार्ज की, ये देखिए इस जगह पे क्राउड हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है ये भी समझना होगा, क्योंकि जो सिग्मा होता है, सिग्मा मतलब चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो सिग्मा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बेटा, रेडियस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के। तो जिस जगह का रेडियस लेस होता है उस जगह पे क्या होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ का रेडियस कम है कि नहीं है, सरफेस के बीच का रेडियस कम है, इसका मतलब रेडियस कम है तो ये चीज ज्यादा हो जाएगा इनवर्सली में। यहाँ पे रेडियस ज्यादा है, इसका मतलब डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये बोला जाता है कि जहाँ पे शार्प एजेस होती है वहां से चार्ज लीकेज होते हैं, चार्ज वहां से स्प्रेड हो जाते हैं, निकलते हैं, लीक होती है, मतलब क्राउड यहाँ पे आएगी, ये चीज आपको याद रखना होगा। डन, क्लियर है, यस। तो दूसरी बात ये लिखने के बाद देखो चार्ज ऑन बॉडी में इतना समझना है कि चार्ज ऑन बॉडी क्या, अगर रेगुलर शेप का तो ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इरेगुलर शेप का होगा तो जहाँ पे शार्प एजेस रहेगा, मतलब ऐसा शार्प जैसा रहेगा, वहां पे चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। और क्वांटिटी क्यों ज्यादा रहेगी उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि सिग्मा और रेडियस में एक रिलेशन होता है, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेडियस होता है, ये चीज याद रखना। तीसरी बात मैं ये बात कर ले रहा हूं आपसे, क्या चीज, कंडक्टर या मटेरियल, क्या लिखेंगे, मटेरियल्स ऑन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बिहेवियर पे हम लोग बात करेंगे कि वो कितने टाइप से होते हैं। तो मटेरियल बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कंडक्टर, पहला हम लोग लिखेंगे कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, दीज मटेरियल conduct electricity, these material conduct electricity freely, ऐसा आप बोल सकते हो, freely। इसका मतलब क्या, यानी which material is conduct electricity freely, ऐसा बोल सकते हो, या जिसमें अलाउ करता मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्टर, यानी it allow of movement of electron is called conductor, movement of electron or allow is called conductor, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अलाउ हो सकता है, फ्लो कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। लेकिन उसी चीज को मैंने मॉडिफाई करके ये लिखा, दिस मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली, बिकॉज, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज billions of billions electron, billions and billions electrons are available, प्रेजेंट होते हैं, बिलियंस ऑफ बिलियंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, किसमें, इसमें कंडक्टर में। आपने देखा होगा मोटर होता है, फैन होता है, राइट, बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, सारी चीजें क्या होते हैं, कंडक्टर की हम लोग बात करते हैं। तो ये कंडक्टर हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमारा होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, दीज मटेरियल, दीज, देखो 10th के बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो भी इस चीज नोट कर लीजिएगा, दीज मटेरियल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दीज मटेरियल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होता, राइट। तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट नहीं, यानी does not allow movement of electron, इसमें अलाउ नहीं है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ऐसा भी लिखते हैं बहुत सारे बुक में। तो देखो दोनों मैंने आपको समझा दिया, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अलाउ इज कॉल्ड कंडक्टर, डज नॉट अलाउ अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंसुलेटर। एक और बीच के भाई साहब आ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो एक चैप्टर ही आपका आ गया इसमें, सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर,
सेमीकंडक्टर क्या होता है? यानी कई बुक ने ऐसा लिखा, द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल लाइंग बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। समझा ना? यानी एक ऐसा उसका नेचर है, ऐसा बिहेवियर है कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में उसकी खासियत जो प्रॉपर्टी है वो लाई करती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर हम लोग मान के रखते हैं। ओके, तो देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, दीज मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दीज मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू एक्सटेंट वैल्यू। क्या लिखेंगे? एक्सटेंट वैल्यू। एक सर्टेन वैल्यू तक ही वो कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। तुमने लिखा दिस मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू एक्सटेंट वैल्यू या एक्सटेंट लिमिट, एक लिमिट तक, बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो मटेरियल देयर आर 3 टाइप्स होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। चौथा आपको अगर कहीं नीड पड़ेगा तो एक और लिख लेना, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में और फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर बाद में आपको सिखा देंगे। तो ये नोट करने के बाद हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो मैंने आपसे वादा किया, कमिटमेंट किया कि जितना बेसिक चीजें हैं आज के लेक्चर में ही मैं आपको सिखा दूंगा। समझा ना? यस, आप भी रेडी रहना, मेरे साथ सारी चीजें सिखाऊंगा बेटा। तो अगला हेडिंग क्या लिखोगे इसके बाद? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो देखो यहां पे हमारा नेक्स्ट हेडिंग आने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप? तो क्वेश्चन पूछेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज हाउ मेनी टाइप, तो आपका आंसर आएगा सर देयर आर 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप। एक को बोलते हैं डिस्क्रीट और एक को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो मैं पहले इसका ये लिख दे रहा हूं, पहला हम लोग ये बात करेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये हेडिंग हमने लिखा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या होता है इसका मतलब? देखो आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा ना, क्लास 11 से हम लोग 12th में आए हैं, तभी तो 12th की चीजें पढ़ रहे हैं। तो क्लास 11 में एक चैप्टर आता है सेंटर ऑफ मास, उसमें भी जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देयर आर 2 टाइप। टीचर आपको समझाया होगा, एक डिस्क्रीट सिस्टम और एक कंटीन्यूअस सिस्टम। तो आज भी तो वही बात करें, कुछ नया तो नहीं सीख रहे हैं ना, वही बात करें, पुरानी बात है। तो डिस्क्रीट में क्या होता है, जैसे एक बॉडी यहाँ पे है, देखो एक बॉडी यहाँ पे है, ये बॉडी है, इस पे चार्ज मान लिया Q1 यहाँ पे पड़ा हुआ, दूसरा बॉडी यहाँ पे ऐसा, ये इस पे चार्ज है Q2, तीसरा बॉडी यहाँ पे है, इस पे चार्ज है Q3, फोर्थ बॉडी यहाँ मान लीजिए, इस पे चार्ज कितना है Q4। तो ऐसे अगर सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। एक चार्ज इधर है तो दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, तो ऐसे अरेंजमेंट को लोग बोलते हैं डिस्क्रीट। तो ये तो पढ़ना ही नहीं है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट हमारा ये आता है बेटा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, रेड ब्लैक से हेडिंग लिखता हूं मैं, दूसरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये हमारा हेडिंग रहेगा बेटा। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंटिन्यूअस आइए समझते हैं। तो कंटिन्यूअस बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स होते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमें 3 तरह से पढ़ना होता है बेटा। एक को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या लिखेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो हम लोग तो लिखते हैं, एक्चुअली वही लिखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिखना तो हम लोग को वही होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो फैक्टर यूज करना होता है उसको डेंसिटी लाते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। तो ये सिंबल प्रॉपर लर्न करके रखना, ये चेंज नहीं हुआ, सब बुक ने वही लिखा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन। क्या बोला मैंने? इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन, इज यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली, दोनों लिख सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। If charge is distributed over a line uniformly or
नॉन यूनिफॉर्मली, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लिखना चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट की बात करेंगे तो कूलॉम पर मीटर आएगा, क्या आएगा, कूलॉम पर मीटर। जैसे सपोज दैट यहाँ पे समझो एक लाइन ले लिया, इस पे चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूट है, ये लाइन है बेटा, तो इसको लीनियर यूज करोगे। अगर आर्क लेंथ आ गया, सपोज दैट ये आर्क लेंथ है, तो यहाँ पे भी वर्ड हम लोग वही लाएंगे लीनियर, क्या लाएंगे, लीनियर। तो ये एग्जांपल लिख दिया 1 और 2, ये चीज आना। दूसरी बात ये होता है बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या लिखेंगे लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, डेंसिटी। इसको सिग्मा से लिखा, सिग्मा का डेफिनेशन होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या लिखते हैं बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया यानी Q/S लिखा जाता है। एरिया को यहाँ पे इस पूरी चैप्टर में ए ना लिख के हम लोग S लिखेंगे तो बेटर है, क्योंकि वर्ड आता है सरफेस, और सरफेस का मतलब भी होता है एरिया। ओके, यूनिट की बात करेंगे तो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया की बात करेंगे हम लोग, जैसे लाइक हम लोग प्लेट मान लेते हैं कि प्लेट है, इस प्लेट पे चार्ज है तो एरिया ही है ना, वो प्लेट पे ये बोर्ड है, बोर्ड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये स्फीयर है, मान लीजिए स्फीयर की चार्ज सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। ऐसे तीसरा होता है बेटा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोला जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखो इसको सिग्मा ना लिख के रो लिखा गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, और ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट कूलॉम पर मीटर क्यूब। जैसे वॉल्यूम की हम लोग बात करें तो वॉल्यूम को हम लोग ये मान लिए कि ये हमारा क्या है, स्फीयर है, इसकी स्फीयर के हर एक जगह चार्ज फैला हुआ है। अब मुझे बताओ इसका रूम कितना आएगा, मान लीजिए इस पे चार्ज Q है, तो आप लिखोगे Q/V, और V कितना होता है बेटा 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r3, तो आंसर आ जाएगा 3Q/4 पाई r किधर जाएगा, नीचे ही रहेगा, ये रूम की वैल्यू है। यूनिट लिखेंगे कूलॉम पर मीटर क्यूब, समझा ना। यस, तो ये दे रहा है 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। कंटिन्यूअस में हम बात किए लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आप इनको प्रॉपर लर्न कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक इसी पर हम लोग बात करते हैं। क्लियर है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट रीडिंग हम लोग लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या लिखेंगे बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये लिखने के बाद हम लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। नेक्स्ट रीडिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट रीडिंग आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जब भी हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो आपने ये देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन ओनली एंड ओनली कंप्लीट नंबर में ट्रांसफर होता है, नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं जाता, ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सपोज दैट आपके पास एक बॉडी है, ये बॉडी ए है और दूसरा बॉडी है आपके पास बी बॉडी। अगर ये दोनों आपस में न्यूट्रल है, ये अलग न्यूट्रल बॉडी है, दूसरा अलग न्यूट्रल बॉडी है, तो मैं इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को अलग ट्रांसफर कर रहा हूं। सपोज दैट मैं इधर से 100 इलेक्ट्रॉन निकाला और इस पे ले जाकर के 100 इलेक्ट्रॉन रख दिया। इजी था, मेरे पास सिंपल था, मैंने किसी भी तरीके से ट्रांसफर कर लिया। क्योंकि आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, हाउ कैन वी चार्ज, हम किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, आगे सीखने वाले हैं। इसलिए पहले इसी को मैंने समझाया कि देखो इधर से 100 इलेक्ट्रॉन निकाला, ले जाकर के दूसरे पे रख दिया, तो उस पे जब रखते हैं तो इसकी क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया, बढ़ गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं निगेटिव, इसको पॉजिटिव। अगर हम सपोज दैट इधर से निकाला कितना 2.5 इलेक्ट्रॉन और इधर ले जाकर के रख दिया 2.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बट ऐसा करना इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं हो रहा। यानी इससे ये समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन ओनली कंप्लीट नंबर में जाएगा। और क्वांटा मतलब होता है पैकेट बंडल ग्रुप। आपको आइंस्टाइन ने बताया था कि जो लाइट एनर्जी का एक पैकेट है, बंडल है, जिसको फोटॉन क्वांटा बोलते थे, वही चीज तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन, वही वर्ड आया।
तो यहाँ पे इनका कहने का ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है ओनली ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन टर्म ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कंप्लीट नंबर में सिर्फ ट्रांसफर होगा, नॉट इन पॉइंट और फ्रैक्शन। ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ ऐसा आप 1 का बंडल बना सकते हो, 2 का बंडल बना सकते हो, 3 का बंडल बना सकते हो एंड 4 का बंडल एंड जितने भी लाकर के कंप्लीट नंबर का बंडल बना सकते हो। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है हमारे सामने बेटा, क्या निकल के आता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। n अपना वही रहेगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 0 प्लस माइनस 1 भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इसी को बोलते हैं इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखते हैं हम लोग, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज याद रखना, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी रखिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत फेमस है बेटा, एग्जांपल, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलॉम चार्ज। क्या लिखा हमने, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलॉम चार्ज। एक सिंगल कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं ये आपको बताना है। तो देखो कुछ करना नहीं है, जो जो डेटा पूछा है, हाउ मेनी नंबर, तो नंबर पूछा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है न्यूमेरिकली 1.6 × 10⁻⁹, राइट। और आपसे क्या पूछा, कूलॉम भी Q गिवन है 1 कूलॉम। तो चाहे स्मॉल q कैपिटल Q दोनों से आप लिख सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, कैपिटल Q स्मॉल q दोनों लिखो। तो फार्मूला आप लगाओगे सर Q = n × e। अब बोलोगे सर प्लस माइनस नहीं लिखने की नीड है भाई, ठीक है ना। तो देखो Q की वैल्यू 1 रख दीजिए, n × 1.6 × 10⁻⁹। आप n को सॉल्व कर लीजिए, 1/this सॉल्व करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 ये आएगा, विदाउट यूनिट आएगा क्योंकि नंबर है और नंबर ऑलवेज यूनिट लेस होता है, क्लास 11 से सिखा चुका हूं बेटा, ठीक है ना। तो अगर कुछ चीजें आपका 11 का नहीं क्लियर होगा, लाइक मैथ, जो फंडामेंटल मैथ्स होते हैं हमें यूज करना होता है इस जगहों पे, अगर नहीं क्लियर होगा तो जा करके मेरे चैनल पे आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा, सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो n = 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं सिंगल कूलॉम चार्ज में। तो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा है, तो इसको याद करोगे, नोट करके रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात हम ये करेंगे, इसमें क्वांटाइजेशन क्लियर होने के बाद देखो एक तो ये बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास, तो कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास क्या होता है बोलो, कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। तो कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास लिखेंगे, ये लास्ट रीडिंग ही रहेगा, कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास क्या होता है बेटा बोलो। देखो मास जो होता है, मास ऑलवेज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, बट जो चार्ज होता है मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव। दूसरी चीज ये बात करते हो कि जो चार्ज है, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, और जो मास होता है ओनली डिपेंड्स ऑन स्पीड। अगर स्पीड बढ़ेगी तो मास क्या होगा बोलो, बढ़ेगी। आपको पता होगा अगर हम इधर चार्ज की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, चार्ज, और एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं मास, तो 2-3 पॉइंट समझा देता हूं। चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा, मतलब ये चार्ज मे बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यानी चार्ज जो है मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा ये ऑलवेज क्या रहेगा बोलो, ऑलवेज पॉजिटिव। मास को हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, कभी नेगेटिव लिखा है नहीं लिखते यार, पॉजिटिव लिखते हैं। दूसरी बात ये बोला आपने कि जो है डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, और ये स्पीड पे डिपेंड करता कैसे, m = m0 1/√- b²/c²। एक फार्मूला आप सीखोगे, इसको बोलते हैं डायनामिक मास और इसको बोलते हैं रेस्ट मास। आपको नीड होगा तो लिख लेना, इसको बोलते हैं बेटा रेस्ट मास और इसको बोलते हैं डायनामिक मास। मतलब डायनामिक मास, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है मोशन में जा रही, काफी तेज चले, तो उसका मास क्या होता है, बढ़ता है इस फार्मूले से। देखो स्पीड बढ़ेगा तो ये रेशियो क्या होगा, कम होगा, जब डिनोमिनेटर कम होगा तो इसी ज्यादा हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड बट चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। तीसरी बात,
हम ये बात करते हैं, ये चीज याद रखना बेटा, ये आगे चल के हम लोग को फार्मूला बहुत नीड पड़ेगा, 2-3 जगहों पे यूज करना पड़ेगा, ठीक। तीसरी बात आपने ये बोला ऑलवेज अट्रैक्ट, ये मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव, मे बी क्या चीज अट्रैक्टिव एंड और रिपल्सिव, और लिख सकते हो, और क्या चीज रिपल्सिव, कुछ भी हो सकता, बट ये ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा क्या करते हैं अट्रैक्ट ही करते हैं। तीसरी बात और क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलिए, और कुछ पॉइंट इसमें लिख सकते हैं मास, बस इतने 3 पॉइंट रहने तो बहुत है, इतना और भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिखने की नीड होगा, बुक से देख के लिख लीजिएगा, बट मैंने जितना नीड था उतना लिख दिया कि ये डिपेंड करेगा, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव, तो ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता, तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। तो बस आज के लेक्चर में इसके बाद का अगला हेडिंग आता है हम लोग का मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या हेडिंग है बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो ये हेडिंग आप लिख के रखिए, मेथड ऑफ चार्जिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको सिखाने, चार्ज करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हम लोग बात करेंगे बाई फ्रिक्शन यानी बाई रबिंग, रब करके हम लोग कर सकते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन, थर्मल इमिशन, आयनाइजेशन, बहुत सारा रास्ता है, रेडिएशन, बहुत सारे आपके पास तरीके हैं जिससे आप चार्ज कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ 3 तरीके समझाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक के प्रोसेस से। ओके, तो देखो, एक तो हम लोग यही बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग में बाई क्या चीज फ्रिक्शन। तो बाई फ्रिक्शन क्या होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रब करें, किसी भी ऑब्जेक्ट नहीं, एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल होना चाहिए जिसको रब करने से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो जाए। अब नॉन इंसुलेटर को करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो आइए समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा बाय फ्रिक्शन, जब हम लोग एक ग्लास रॉड को किसी एक सिल्क कपड़े पे रब करते हैं, ये मान लीजिए सिल्क है मेरा, अगर ये ग्लास रॉड है, इस रॉड को हम जब रब करते, बेटा ध्यान से सुना, अगर हम इसको रब करते काफी टाइम से, तो क्या होता है, इस क्लॉथ से, मतलब क्लॉथ से नहीं, ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, उस सिल्क में चले जाते हैं, तो ग्लास जो हो जाता है अपना पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अगर हम इसको किसी दूसरे पार्टिकल के पास ले जाते हैं, अपने हेयर के पास भी ले जाते हैं, तो क्या करते हैं, हेयर को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, राइट। और ये कैसा हो गया, सिर्फ नेगेटिवली चार्ज होगा, इसको भी ले जाओगे तो भी अट्रैक्ट करेगा, इसको ले जाओगे तो भी अट्रैक्ट करेगा, इसको आपस में पास लाओगे तो भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक तो तरीका होता है एक बाई फ्रिक्शन, आप कंघी करते हो ना, जो कम होता है, हम उसको ऐसे ऐसे करिए, रब करिए, और उसको किसी टाइनी पार्टिकल के पास ले जाइए, उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि चार्जिंग हो चुका है। या जो इबोनाइट होता है, इबोनाइट को आप ऊल मतलब आप पता ऊन बोलते हो, ऊल पे आप रब करोगे तो इबोनाइट निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और ऊल क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, उसको भी दूसरी चीजों के ले जाओगे आसपास तो उसको अट्रैक्ट करेगा। या आप देखते होंगे जो क्लाउड्स हैं, जो क्लाउड्स क्या होते हैं, एक दूसरे को रगड़ते तो वहां से भी देखो स्पार्क निकलते हैं, तो वो भी बाई फ्रिक्शन ही तो चार्ज हुआ है, राइट। तो ये सबको हम लोग बोलते हैं बाई फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, बाई फ्रिक्शन। तो जैसे मैंने कंघी वाली बात किया था, ये देखो कंघी, आई थिंक आपको पता होगा, मैं बनाता नहीं हूं प्रॉपर, तो देखो मान लीजिए ये कंघी है, ये क्या है, कंघी है। तो जब हम इसको अपने हेयर पे रब करते हैं, ड्राई हेयर पे, तो क्या होता है, ये जो कंघी होता है ये भी चार्ज हो जाता है, किसी दूसरे पार्टिकल के पास ले जाओगे तो इसको क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, इसी समझ में आता है ये चार्ज हो चुका है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाई फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, बाई फ्रिक्शन। और दूसरा जो हमारा होता है, समझा ना, बाई फ्रिक्शन, रब करने से भी बॉडी चार्ज होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बाई फ्रिक्शन। दूसरा होता है बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, या हम लोग लिखेंगे बाई इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, अगर हम किसी भी चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के ब्रॉड मतलब पास रख देते हैं, टच नहीं करते, पास में रखते हैं, तो वो बॉडी भी चार्ज हो जाती है। कैसे, आइए समझते हैं। तो देखो, जैसे सपोज दैट ये आपने एक चार्ज बॉडी ले लिया, ये मान लीजिए चार्ज बॉडी है, कैसा चार्ज दे दिया, पॉजिटिवली चार्ज, ये चार्ज बॉडी है, और इसके बाजू में ब्रॉड नियर यानी उसके पास में एक अनचार्ज बॉडी रखा, मतलब न्यूट्रल बॉडी रखा, तो आपको पता है कैसा है, पॉजिटिव है, राइट। तो जो पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रल बॉडी मतलब होता है इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो आपको दोनों साइड में चार्ज दिखेगा। यानी इस साइड पे आपको अगर देख पा रहे होंगे तो इस साइड पे आपको ये ऐसा दिखेगा और दूसरे साइड पे कुछ ये ऐसा दिखेगा।
क्योंकि रिपेल कर देगा ना पॉजिटिव को, नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ये देखो ये तो वही अभी साथ साथ चलने देता हूँ, खाली मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो ये वही है। अब इस जो चार्जर बॉडी है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक वायर से लेकर के अर्थिंग करा देंगे। क्या करा दिया हमने, अर्थिंग। तो जब अर्थिंग कराते हैं बेटा तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव में अर्थ में चले जाते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं किधर भाग के चले गए, अर्थ में चले गए। अब देखो अर्थ में चले गए, ये देखो ये ऐसा हमारा पाथ है, ऐसे जा रहा हूं, फिर इसके बाद में ऐसे आ रहा है। अब दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा वही बॉडी है ये। अब इसको जब हम अर्थिंग से हटाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये इधर बनाता हूं, इसको हमने पॉजिटिव दिया था, यस और नो, यस। तो जब हम अर्थिंग से इसको कट कर लिया, अब जब पॉजिटिव चला गया तो इसको कट कर लिया वायर को, तो आप सोचो जरा इस पे ऐसा चार्ज दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यस और नो, यस। चार्ज तो ऐसे दिखेगा, ध्यान से सुनो, इसके एक साइड में चार्ज ऐसा आपको दिख रहा होगा, यस और नो, यस, क्योंकि वो सारी को अट्रैक्ट करके रखा अपने पास। अब इस बेचारे को भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको हटा दो, तो जब ये हमारा स्फीयर है तो आप स्फीयर पे देखोगे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि नेगेटिव के बीच रिपल्सन होता है। तो देखो यहाँ पे जो चार्ज हुआ ये बॉडी पहले न्यूट्रल था, ये पहले कैसा था, न्यूट्रल था, लेकिन अब देखिए बाद में चार्ज हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बाई इंडक्शन, समझा ना। तो इंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास में हम लाके रख देते हैं, तो जब रखते हैं वो भी चार्ज जब हो जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाई इंडक्शन। ये कैसे मैंने किया ये आप अच्छे से समझ गए हैं। तीसरा हम लोग बात करते हैं बाई कंडक्शन। तीसरा क्या लिखते हैं बेटा, बाई कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी जो होती है एक अनचार्ज बॉडी के टच में रखते हैं, ये चार्ज बॉडी है, और दूसरा हमारा अनचार्ज बॉडी है, क्या अनचार्ज बॉडी है, तो इसके टच में है, ये कोई टच में रख दिया। जब टच में रखते हैं तो ये चार्ज जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कुछ चार्ज देखो ये इस बॉडी पे आ जाते हैं, जो पहले पे था इस पे इतना, और दूसरे बॉडी पे भी चार्ज ये ऐसे आ गया, ये टच में ही है, मानो वायर से कनेक्ट है। अब इस वायर को कट करके हटा दो, तो इसकी बात अगर हम लोग कर रहे हैं इसकी, तो जब हटाओगे तो इस पे आपको क्या दिख रहा, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं बाई कंडक्शन। अगर हम टच, जैसे दो बॉडी है अपने पास, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है, अगर हम इसको ये टच करा दिए, धीरे धीरे देखोगे इस पे भी चार्ज आ जाएगा, टच करके हम कराते हैं, तो उसको बोलते हैं बाई कंडक्शन। टच नहीं कराए, दूर से ही हम ऐसे करें, आप देखोगे धीरे धीरे जो प्रोसेस मैंने बताया ये, इसको बोलते हैं बाई इंडक्शन। और एक ऐसे से करोगे तो इसको बोलते हैं बाई फ्रिक्शन। बाकी बहुत तरीका, थर्मल इमिशन है, आयनाइजेशन है, हीट दे करके भी हम इलेक्ट्रॉन को इमिट कराते हैं, लाइट देकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी हम करा सकते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सारे तरीका, बट हम लोग को यहाँ पढ़ना होता है बाई फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड बाई इंडक्शन। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो 11 से 12th में आए हैं, क्योंकि हम लोग 12th का लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। मैं कमिट कर रहा हूँ आपसे, हर एक लेक्चर, हर एक टॉपिक का वीडियो मैं अपलोड करूंगा, और डिटेल अपलोड करूंगा बेटा। चाहे आप 12th में हो, साथ साथ जेईई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए और ज्यादा यूजफुल होगा ये लेक्चर, ठीक है ना। तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए, फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि इसका बेनिफिट उनको मिल सके। और चलिए लेक्चर को बड़ा ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।